अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज आपको बताएंगे अहम समात का अहवाल। और समात में जो कुछ हुआ वो तो रिपोर्ट हो ही रहा है, लेकिन समात के अलावा जो कुछ हो रहा है समात को मुतासर करने के लिए, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बड़े आईनी बहरान से मुल्क को निकालने में कामयाब होगी या नहीं, क्या सूरत हाल बनेगी, इसके ऊपर भी बात होगी। जेल भरो तहरीक किस मरहले पर पहुंची है, इसके हवाले से भी आपको कुछ अपडेट्स देंगे और थोड़ी बात करेंगे इस हवाले से भी कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो भी अब पीटीआई में शामिल हो गए हैं, तो ये शमूलियत उनके लिए खुशाइंद होगी या नहीं, इसके हवाले से भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। सबसे पहले यही बात हो जाए कि जो एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 सूबाई असम्बलियों के तहलील हुए हुए अब काफ़ी से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और अभी तक उनका ना तो डेट अनाउंस की जा रही थी, ना ही उसके बारे में कोई शेड्यूल तय हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया कि ये क्यों नहीं हो रहे 2 असम्बलियों के इंतखाबात के बारे में शेड्यूल, आइन की खिलाफ वर्जी का इम्कान है, तो लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर आज खुद नोटिस ले लिया, जिसके ऊपर तकरीबन 2 समातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसके मेरिट के ऊपर उस तरह से बात आगे नहीं बढ़ी। और अब हमने देखा कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब मुख्तलिफ वकला आए यहाँ पर फ्रीकैन के, तो उनकी तरफ से वो उठाए गए हैं। पहली जो चीज़ है उसमें वो ये कि जनाब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने आज खुद नोटिस लिया है, तो क्या ये आज खुद सुओ मोटो बनता था या नहीं। इस पर जस्टिस मंदोखेल का जो एक रिमार्क था जो उन्होंने पहले दिन में दिया था, एक नोट था, उसको आज फारूक एच नाइक साहब ने कोट किया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने सवाल भी उठाया कि ये तो अभी हम तक पहुंचा ही नहीं नोट, ये तो अभी ऑर्डर का हिस्सा ही नहीं बना, तो ये आप तक कैसे पहुंच गया नाइक साहब, आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने खैर कवर करने की कोशिश की कि जनाब वो समात में उन्होंने उसका जिक्र किया था, तो मीडिया में रिपोर्ट हुआ था, लेकिन जाहिर है कि वो कोई एक ऑफिशियल नोट के तौर पर आप नहीं बना सकते जब तक कि वो कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा ना हो। तो ये लीक कैसे हुआ ये खुद बता रहा है कि पूरे साजिश का हिस्सा कैसे बनाया जाता है चीज़ों को, और फिर उसके ऊपर किस तरीके से प्रेशर डालने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल पहला तो यही क्वेश्चन उठ गया है जनाब कि जी सुओ मोटो बनता भी है या नहीं। दूसरा जो सवाल उठाया गया वो 2 ऑनरेबल जजेस के शमूलियत के ऊपर उठाया गया। 9 रुकनी लार्जर बेंच है जो ये समात कर रहा है, और इसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब भी शामिल हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल हैं। इन दोनों जजेस के ऊपर एतराज़ उठा दिया गया है हुकूमती वकला की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से, यानी PMLN पीपल्स पार्टी वगैरह की तरफ से, और उनका ये मानना है कि ये जजेस जो डोगर साहब वाला केस था, CCPO लाहौर वाला, उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑलरेडी इसके ऊपर तहरीर करके दे चुके हैं कि जनाब आइन शिकनी का एहतमाल है, क्योंकि 90 दिन होने वाले हैं, इलेक्शन का शेड्यूल तक जारी नहीं हुआ, तो इसके ऊपर नोटिस लिया जाए। तो इनकी तो एक उसके ऊपर राय जो है वो तकरीबन सामने आ चुकी है, तो लिहाजा ये दोनों जजेस जो हैं वो अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर लें। इस बुनियाद के ऊपर 2 जजेस पर एतराज़ उठाया जा रहा है, जबकि ये सबको मालूम है कि बुनियादी तौर पर उसकी वजह यह है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को PML ख़ास तौर पर हदफ तनकीद बनाए हुए, और उनका ये कहना है कि जनाब ये जजेस जो हैं ये प्रो PTI जजेस हैं और ये अनड्यू फेवर्स देते हैं इमरान खान साहब को या PTI को, और ये PMLN के ख़िलाफ़ हैं। इसके ऊपर 2 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि अभी तक कोई भी ऐसा फैसला सामने नहीं आ सका जिसके ऊपर हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने किस वक्त कौन सा फैसला PMLN के ख़िलाफ़ दिया है, तो उनके ऊपर उनकी तनकीद किस तरह से जायज़ है, ये बात समझ नहीं आई। दूसरी बात यह है कि अगर इसको मान भी लिया जाए कि जनाब कोई जज ने किसी वक्त कोई फैसला किसी ख़ास पार्टी के ख़िलाफ़ दिया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरे जज के ऊपर आप ये एक क्वेश्चन लगा दें कि आइंदा वो कभी आपका केस ना सुने और एतराज़ उठा दें। तो इस तरह से तो फिर कभी कोई बेंच तश्कील ही नहीं पा सकता, हर कोई दूसरे जज पे आके कह देगा कि जनाब मुझे नहीं इस पे एतराज़, ये अलग कर लें, फिर तीसरा जज कोई आएगा वो कहेगा इस पर भी मुझे एतराज़ है, इसको भी अलग कर ले, तो फिर कैसे समात आगे बढ़ेगी अगर इस चीज़ को एक रिवायत बना लिया जाए। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ये सोच रही हूँ, मुझे इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं मिल रहा कि ये केस किस बात पर है कि असम्बलियों के इंतखाब 90 दिन में होने हैं या नहीं, इसी बात के ऊपर है। इसमें PMLN जिसका एक स्टेटेड ओपिनियन पब्लिक में ये है कि हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो और हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, यही है भाई। जब आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो कोई भी जज केस सुन रहा है नहीं सुन रहा, आपको इससे फर्क क्या पड़ता है? ये आप क्यों समझ रहे हैं कि ये केस आपके खिलाफ है?
आपके खिलाफ तो तब होता अगर आप कह रहे होते कि जी हम इलेक्शन नहीं चाहते। आप तो पब्लिकली कह रहे हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हम तो तैयार हैं। तो जब आप तैयार हैं तो कोई भी जज सुने, आपके हक में इसको आपके हक या खिलाफ में फैसला ही क्यों समझा जाए? आप तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों और तैयार हैं, तो आप इस केस को फाइट ही क्यों कर रहे हैं? ये तो केस बनता है बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स के दरमियान कि वो डेट क्यों नहीं दे रही। वो आप इसमें कहाँ से मुतासिर हो रहे हैं, किस तरह से फरीक बन रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। भैया आप कहें कि भाई आप जाने, गवर्नर जाने, हम तो तैयार हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे मुतासिर हो रही है जबकि आप लोग तो कह रहे हैं? तो आपके खिलाफ कैसे उनका फैसला आएगा? अगर वो कहेंगे भी इलेक्शन 90 दिन में होने हैं तो वो फैसला आपके खिलाफ कैसे है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक बिल्कुल बोंगी सी एक दलील है इनकी, जिसको इन्होंने सोचा नहीं है और बस मरियम साहिबा चीखना चिल्लाना शुरू हो गई जाके जलसे में कि ये जज कॉम्प्रोमाइज हैं, ये करप्ट हैं, ये है। इसके ऊपर एक अलग से सवाल उठता है कि इमरान खान साहब ने तो ये कहा था ज़ेबा चौधरी साहब के हवाले से कि जनाब आपके खिलाफ एक्शन होगा, और उसके बाद आपने उनके ऊपर पूरी एक तौहीन अदालत की कार्रवाई कर डाली। और अब जब मरियम नवाज साहिबा 2 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज साहिबान को बुला के उनके ऊपर इस तरीके से सीधे डायरेक्ट वार कर रही हैं, तो उसके ऊपर जो है वो कोई तौहीन अदालत नहीं बन रही। तो ये एक ऑटोमेटिकली लोग कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कि क्यों कुछ सियासी जमातों के लिए टाइट हो जाती है सिचुएशन और क्यों कुछ सियासी जमातों को इतनी लिवरेज मिल जाती है। तो फिर खुद ही पता चल जाता है कि लाडला कौन है और लाडला कौन नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन है जो सब बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा को क्यों इतनी खुली छुट्टी मिली हुई है हर चीज़ की। और तीसरी जो बात है इसमें, वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के बड़े अहम रिमार्क्स हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये दोनों जज साहिबान इस बात के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इलेक्शन डेट पर होंगे या नहीं होंगे, ये सब बातें, या डेट किसने देनी है, ये तो बाद की बातें हैं। पहली बात तो ये कि असेंबलियाँ तहलील ही क्यों हुई हैं, तो वो बुनियादी तौर पर केस को वहाँ से शुरू करना चाहते हैं कि असेंबलियों की तहलील ही क्यों कर हुई, कैसे हुई, किसके ईमा पर हुई, जायज़ हुई, नाजायज़ हुई। तो ये वो इस पर सबसे पहले सवाल उठा रहे हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जो पीटीआई के लिए खासा सख्त सवाल साबित हो सकते हैं और जिसको आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक झटका भी है। वैसे तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से पीटीआई हमेशा अच्छे रिमार्क्स देते हैं कि जनाब वो काफ़ी एक अपराइट जज हैं और इंसानी हुकूक की जहाँ पर बात आती है, आइन की खिलाफ वर्जियों की जहाँ पर बात आती है, तो वो हमेशा उनका जो स्टांस है वो बड़ा दबंग होता है, बड़ा डट के वो फैसले देते रहे जब तक वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। लेकिन अब उन्होंने ये जो 2 अहम सवाल उठाए हैं, ये यकीनन पीटीआई के लिए भी हैरानकुन होंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर उन्हें झटका भी लगा होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इन तमाम चीज़ों को जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट की हैं, उसके बाद केस जो है अब आगे कैसे बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा इस वक्त दबाव महसूस होता है, अदलिया पर डालने की कोशिश की जा रही है और ये दबाव 2 तरफ से नाज़रीन। एक तो जाहिर है कि जो सियासी जमातें पीडीएम वाली और ये सब जिनको इलेक्शन सूट नहीं करता इस वक्त, वो नहीं जाना चाहते इलेक्शन में, तो एक तो वो उनके ऊपर दबाव डाले हुए हैं, जिसका आप बाकायदा मजहर देख रहे हैं कि जो तकारीर हो रही हैं, जो टॉक शोज़ में बातें हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है, तो एक तो वो दबाव है। और इसके अलावा नाजरीन एक गैर सियासी दबाव भी है और वो आप जानते हैं कि कौन डाला करता है हमारे यहाँ। तो वो दबाव भी भरपूर अंदाज से अदलिया के ऊपर डाला जा रहा है। मैसेजिंग की जा रही है कि एक खबर के मुताबिक तो अक्टूबर तक इलेक्शन ना करवाने के लिए दबाव है कि जिस भी तरह इलेक्शन ना हो, अक्टूबर तक इस मामले को लटकाया जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि ऑनरेबल जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान, जो ये समझते हैं कि ये अवामी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी हुकूमत जो 90 दिन के बाद इनके ऊपर मुसल्लत की जाए, जो अवाम के वोटों से नहीं बनी हुई, उसकी क्या लीगैलिटी होगी। और अवाम को उनके हक से महरूम करना कि वो वोट करके अपनी हुकूमत बनाएं, क्या ये अवामी मफाद मुतासिर करने के या मुतासिर होने के बराबर बात नहीं है। तो वो कैसे आइन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और अब इसमें एक नई फरमाइश ये डाल दी गई है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तमाम जज साहिबान बैठ कर ये केस सुने और इसके ऊपर फैसला करें। इस पर हो सकता है कि अदालत बना भी दे सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट इस पर, और अगर बना भी दे तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई मजायका है। अच्छा है कि सब के सब जो फैसला दें उसको फिर सब कबूल भी करें। लेकिन अब ये एक इसमें मज़ीद ऐड की जा रही है चीज़। इससे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि शायद आने वाले दिनों में 1-2 लोग जो हैं वो इसके ऊपर मज़ीद, जिसको कहते हैं ना कि केसेस में 1-2-4 दिन और उसको लंबा लटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि इस दबाव को कैसे बर्दाश्त करती है अदलिया, ये बड़ा सवाल है।
और आगे चलते हैं जनाब, जेल भरो तहरीक के ऊपर इमरान खान साहब भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद दबाव महसूस कर रहे होंगे, जो दूसरे और तीसरे दिन जेल भरो तहरीक के हवाले से हुआ। मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि पहले दिन लाहौर में जो सूरत हाल बनी ऑप्टिक्स में, वो बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी कि जो बड़ा जोशो खरोश है। पेशावर में उस तरह से सूरत हाल नहीं बन सकी और गिरफ्तारियां अमल में नहीं आ सकीं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो पिंडी में भी बात हो रही थी कि भरेंगे जेलें और जाएंगे चीज़ें, तो वो नहीं हुआ। और उससे ज़्यादा मज़ीद थोड़ी सी जो सुबकी वाली बात है वो ये भी बनी कि जो लोगों ने दी गिरफ्तारियां, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो फ़ौरन ही अब जमानतों की तरफ चले गए। तो ये भी एक बड़ा सुबकी वाला मामला लग रहा है कि जनाब आप एक तरफ जेल भरने की जैसी बड़ी बड़े सवाल उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और फिर दूसरे ही दिन ज़मानत। फिर अगर आपने दिल गुर्दा है तो फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करते। लेकिन मैंने आपको, अगर मेरा पिछला वीलॉग देखें तो आपने उसमें महसूस किया होगा कि मैंने पहले ही इस पर अपनी खदशात और राय का इजहार किया था कि ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। इसमें एक तो उस तरह से अवाम की पार्टिसिपेशन मुमकिन नहीं हो पाएगी उस हद तक जो कि इमरान खान साहब चाहते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि इवन अगर पॉलिटिकल वर्कर्स आपकी और लीडरशिप भी देती है गिरफ्तारियां, तो तब भी ये लोग उन्हें गिरफ्तार करके बिठा लेंगे, तो उससे क्या आपको फ़ायदा हो जाएगा? उल्टा नुकसान होगा और ये लोगों का भी एक भरम जो है वो भी टूटेगा। तो मेरा नहीं ख्याल था कि ये कोई बेहतर स्ट्रैटेजी है। बहरहाल एक वे ऑफ प्रोटेस्ट है, खान साहब ने उसको यूज़ किया है, वो उनकी अपनी एक चॉइस है। लेकिन बज़ाहिर मुझे तो ये जो जेल भरो तहरीक है इसमें कोई ख़ास इतना दमखम नज़र नहीं आ रहा है। और लास्टली थोड़ी मैं बात कर लूँ परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। परवेज़ इलाही साहब ने पीटीआई में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है और ख़बरें ये हैं कि शायद उन्हें पीटीआई का मरकज़ी सदर बना दिया जाए, और इसके ऊपर अब जो है ऐलान भी बाकायदा हो चुका है। इससे पहले आप जानते ही हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने खुद ही परवेज़ इलाही साहब की बुनियादी रुकनीत काफ लीग से मुअत्तल करके बल्कि ख़त्म कर दी थी, मनसूख कर दी थी। तो अब वो काफ लीग का हिस्सा तो रहे नहीं थे, तो उनके पास कोई फिर और चॉइस नहीं बचती थी सिवाय इसके कि या तो वो कोई नए नाम से पार्टी रजिस्टर करवा लेते और या वो पीटीआई में जम हो जाते। और उन्होंने दूसरी ऑप्शन को बेहतर करार दिया क्योंकि वो पहले भी इस ऑप्शन के ऊपर सोच रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही साहब को एक्सेप्ट कर लेगी? परवेज़ इलाही साहब एक मंझे हुए पुराने सियासतदान हैं, रिवायती सियासतदान है, लेकिन और आम तौर पर जो पुरानी सियासी जमातें होती हैं जिसमें नज़रियाती लोग जो हैं वो काफ़ी देर से अगर जुड़े हुए हों साथ, वो किसी नए बंदे को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप उस नए बंदे को आते साथ ओहदे दे दें तो भी उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो खासी मुश्किल हो जाती है। अब पंजाब में अगर पीटीआई की बात की जाए तो यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब के अलावा बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों, चाहे वो मियाँ असलम इकबाल साहब हों। पहले तो ज़ाहिर अलीम और तरीन भी थे, वो तो अब नहीं रहे पार्टी में, लेकिन एक शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि अपने आप को एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट देखते हैं। तो उसमें अगर परवेज़ इलाही साहब भी आ जाते हैं और वो अभी कुछ देर ही हुई है पार्टी में शामिल हुए हों, तो जाहिर है कि उस तरह से उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो थोड़ी मुश्किल होगी। प्लस परवेज़ इलाही साहब के जो बुनियादी कुछ ख्यालात हैं इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के और चीज़ें जिस तरह से रिवायती अंदाज में वो चलाते रहे हैं, उसके ऊपर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। और तीसरा ये कि जो इमरान खान साहब के बारे में, पार्टी क़यादत के बारे में जो उन्होंने राय दी है मुख्तलिफ चैनल्स पर, नैपियाँ बदलने वाला बयान हो, फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक बयान हो, बाद में अगरचे वो मामला रफा दफ़ा हो गए, माफ़ी तलाफ़ियाँ हो गई, जो कुछ भी है, लेकिन बहरहाल दिए थे। तो ये कहीं ना कहीं आपको टॉन्ट कर रहे होते हैं कि जनाब एक वक्त में तो आपने उस वक्त किया था, अब आप जो है चूँकि आपको लगता है कि खान साहब मकबूल हैं तो अब आप लिहाजा साथ आके बैठ गए, लेकिन असल में उस वक्त दिल की बात तो आप कर गए थे जो आपने बातें इंटरव्यूज़ में कर दी थी। तो जब दिल में कुछ और हो तो वो एक कदूरत सी जो है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रहती है। अगरचे उसके बाद जो पिछले 10 महीने उसमें परवेज़ इलाही साहब ने काफ़ी भुगता भी है पीटीआई के मोहब्बत में, और उनके ऊपर भी केसेस जो हैं उनकी पार्टी को उठाया गया, ये वो काफ़ी चीज़ें हुई हैं, बड़ा दबाव उन्होंने बर्दाश्त किया है। लेकिन क्या वो इतना है इनफ कि वो उसमें पीटीआई में बिल्कुल एक जेलन हो जाएं? उनकी तर्ज़ सियासत और मिजाज जो है सियासत का वो खासा डिफरेंट लगता है मुझे पीटीआई से, और मुझे नहीं समझ में आता कि ये वो कैसे होगा आगे। हो सकता है आगे चल के वो उस तरह से जेलन हो जाएं, लेकिन मुझे बुनियादी तौर पर लगता है कि बेसिकली ये मुन्नस इलाही होंगे जो कि फेस होंगे उसमें परवेज़ इलाही साहब का पीटीआई में, और उन्हीं को शायद वो आगे उनका फ्यूचर पीटीआई में बनाना चाहते हैं। इसी वजह से परवेज़ इलाही साहब ने ये स्टेप भी लिया है। तो अब आने वाले दिनों में काफ़ी इसके ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा कि वो किस तरह से उसमें फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं, और जो अपने एक उनके अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस उन्हें मिलती है पार्टी में तो उसको कैसे मोहब्बत में बदलेंगे।
और दूसरा ये कि एक परवेज़ इलाही साहब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे रवाबित रखते रहे हैं, तो ये भी एक उनके ऊपर अच्छा टास्क उन्हें दिया जा सकता है कि वो पीटीआई के जो मामलात इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब हैं उनको कहीं सेटल करने में कोई अपना किरदार अदा कर सकते हों। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस हवाले से वो क्या किरदार अदा करते हैं। लेकिन फ़िलवक्त जो बुनियादी नुक्ता है वो यही नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल तो पीटीआई निशाने पर है। और कुछ लोग ये भी खबरें दे रहे हैं कि शायद इलेक्शन की डेट अनाउंस हो भी जाए, लेकिन उसके लिए फिर खान साहब को नाअहली या किसी और सूरत पे कुछ ना कुछ भुगतना भी पड़ सकता है। कोई ऐसी डील की भी कोशिश की जा रही है। तो अब आने वाले जो चंद दिन हैं उनमें बहुत सारे फैसले होने वाले हैं और इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।